आहिल की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो नजर दानी और मीशू से टकराई, जो एक दूसरे से गले मिल रही थी। आहिल नागवारी से देखता बाहर निकल आया। हेलो मीशू, आहिल को देखती हुई बोली। हेलो, आहिल स्पॉट अंदाज में बोलता एक नजर दानी पर डालकर अंदर चल दिया। ठीक है दानी, फिर यूनी में मिलते हैं, मीशू कहती हुई निकल गई। दानी मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। आहिल जीने चढ़ रहा था, इसे क्या हुआ? दानी सोचती हुई उसके पीछे चल दी। आहिल बटन खोलकर कोट उतार रहा था जब दानी कमरे में आई। तुम्हें क्या हुआ? दानी अब रुचका आकर बोलती उसके सामने आ रही। तुम लड़कियों से सिर्फ बात किया करो। आहिल को समझ नहीं आया कैसे समझाए, क्या मतलब? दानी उलझकर उसे देखने लगी। मेरा मतलब कि मिशु या फिर कोई भी और लड़की हो तो उससे भी दूर रहा करो। दानी फटी फटी आंखों से आहिल को देखने लगी। बस करो, बाहर निकल आएंगी। आहिल उसकी आंखों पर हार रखता हुआ बोला। तुम बात भी तो ऐसे करते हो, दानी बेयकीनी की कैफियत में बोली। बस मुझे मायूब लगता है, आहिल शाने झुकाकर बोला। अच्छा जी, नहीं मिलती किसी से खुश? दानी उसकी शर्ट पकड़ती हुई बोली। हाँ खुश। आहिल उसके बाल सेट करता हुआ बोला। एक और बात मानोगी? आहिल इल्तिजाइया नजरों से दानी को देख रहा था। तुम बस बोलो। दानी का अंग अंग आहिल का नाम लेने लगा था। मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस पसंद किए हैं, अब से तुम वही पहना करना। आहिल फासलों को समेटता हुआ बोला। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। दानी ने बिना देखे ही हामी भर ली। थैंक यू। आहिल दानी की जानिब झुका ही था कि फोन रिंग करने लगा। दानी मुस्कुराती हुई पीछे हट गई। तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड का होगा? दानी कहती हुई सोफे की जानिब आ गई। बिल्कुल सही। आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। दानी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आहिल वापस आकर दानी के साथ बैठता हुआ बोला। हाँ बोलो। दानी बुक बंद करती आहिल को देखने लगी। डॉक्टर कुत्सिया की बेटी को मैं डेट कर रहा हूँ। दानी मुंह खोले उसे देखने लगी। क्यों और मुझे बता रहे हो? दानी समझ ना सकी। डेट इसलिए कर रहा हूं कि बाद में उसे कुत्सिया के खिलाफ करूंगा। ये जो वीडियो हमारे पास है जो उन्होंने मॉम के साथ किया, वो सब तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं आयजा का इसमें कोई कसूर नहीं है। जानता हूं, मैं चाहकर भी इन जैसा जालिम नहीं बन सकता, लेकिन इस कुत्सिया की जान अपनी बेटी में है और जब अपनी बेटी ही तान करेगी फिर तकलीफ होगी उसे। दानी इन्हवाक से आहिल को सुन रही थी। और तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम गलत ना समझो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा शौहर किन सरगर्मियों में मशगूल है। आहिल उसके बाएं रुखसार पर अपना हाथ रखता हुआ बोला। दानी अब सुरदा से उसे देखने लगी। मैं भी चाहती हूँ कि कुत्सिया से बदला लें, और अगर तुम्हें यही मुनासिब लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। न जाने कैसे दानी ने यह सब बोला। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मुझे इजाजत देना, लेकिन अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो ऐसा कभी ना करता, चाहे बदला ही क्यों ना है तो गलत ही ना? आहिल उसके बाल सेट करता हुआ बोल रहा था। बस तुम कुछ गलत नहीं करोगे। दानी उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। आई प्रॉमिस। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। दानी के चेहरे पर उदासी की रमक थी। वक्त पंख लगाए उड़ रहा था, हाल को माजी में बदलता जा रहा था। किसी के लिए अच्छी यादें तो किसी के लिए बुरी यादें बुनता जा रहा था। ऐसा ही होता है, वक्त कभी नहीं रुकता, ना किसी आम इंसान के लिए, ना किसी बादशाह के लिए। शायद हम रुक जाते हैं जिंदगी के सफर में, जिंदगी का ये सफर जो कि चलते रहने का नाम है। जब दिल थक जाए तो इंसान रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की सकत नहीं रहती। अनम भी रुक गई थी। इस एक वाकये ने उसकी ख्वाहिशात का दम तोड़ दिया था। वो एक चलती फिरती लाश बन गई थी। सांस लेने को जिंदगी तो नहीं कहते, वो सिर्फ सांस ही ले रही थी। जितने सांस बाकी थे उन्हें पूरा कर रही थी, लेकिन जिंदा कहीं से भी नहीं थी। 1 महीना गुजर चुका था, इलेक्शन सर पर थे। आहिल आयजा के साथ था। वो हमेशा यही कोशिश करता कि जितना मुमकिन हो सके उससे दूर रहे, लेकिन आयजा की कोशिश उसकी कुर्बत हासिल करने की थी। आज आयजा उसे घर ले आई थी। डॉक्टर कुदसिया इस बात से अनजान थी। आहिल आयजा के कमरे में था। आयजा फासले कम कर रही थी। आहिल कोई बहाना सोचने लगा ताकि यहाँ से निकल सके। इसी स्ना में आयजा आगे बढ़ी और आहिल एक कदम पीछे हटा। मेरा ख्याल है अभी इसका वक्त नहीं आया। आहिल बमुश्किल मुस्कुरा सका। वक्त लाने से आता है, तुम बहुत हिचकिचाते हो। आयजा मुंह बनाती हुई बोली। हाँ, क्योंकि सियासी इंसान हूँ, कोई स्कैंडल फोड़ नहीं कर सकता मैं कोई स्कैंडल बनने ही नहीं दूंगी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर कुदसिया घर पर है? आहिल को बेराखिर बहाना मिल ही गया। हाँ, इस वक्त आ जाती हैं मामा। क्यों? आयजा अबरूज को आकर बोली। मुझे फैक्ट्री के मुतल्लिक कुछ बात करनी है, तुमसे बाद में मिलता हूँ मैं। आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। आयजा मुंह बनाती बेड पर बैठ गई। आहिल पेशानी मसलता हुआ चल रहा था, फिर अनम को कॉल की और चलता हुआ डॉक्टर कुदसिया के पास आ गया। वो लैपटॉप खोले बैठी थी। आहिल को देखकर खड़ी हो गई। आओ बैठो। सोफे की जानिब इशारा करती हुई खुद भी बैठ गई। ये जो प्रोजेक्ट मिला है, क्या ख्याल है आपका, लेना चाहिए? आहिल सीधा मुद्दे पर आया। मेरा तो मशवरा है लेना चाहिए, लेकिन मुझे वो एतमाद वाले लोग मालूम नहीं होते। आहिल नफी में सर हिलाता हुआ बोला। डॉक्टर कुदसिया लब भींचे आहिल को देखने लगी, जो आज कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर कुदसिया ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि उनका फोन रिंग करने लगा। अनम का नाम देखकर पेशानी पर लकीरें उभरी तो आंखों में हैरत सिमट आई। आहिल टाइम है कुछ, मैं ये कॉल ले लूं? जी आप ले लें, कोई मसला नहीं। आहिल टेक लगाता हुआ बोला। डॉक्टर कुदसिया इस बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। आहिल तो था ही मौका की ताक में। वो आसपास देखता खड़ा हुआ और लैपटॉप के सामने आ गया। आहिल हेड फाइल्स हिडन फाइल्स देखने लगा, लेकिन वो लॉक थी।
बाद में देखा जाएगा, आहिल कहकर जेब में से फ्लैश निकाल कर लैपटॉप के साथ लगाने लगा। जो भी था वो कॉपी करने लगा। बस डॉक्टर कुत्सिया के आने से कबल ये हो जाए, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आहिल फिक्रमंदी से स्क्रीन को देखने लगा जहां 30% लिखा आ रहा था। डॉक्टर कुत्सिया, आपने जो खेल खेला था मुझे सब मालूम हो गया है, अनम बोल रही थी और वो परेशान होती जा रही थी। कौन सा खेल? ये पहेलियां जो बुझवा रही हो, इसको बंद करो और साफ साफ बात करो। आहिल की के साथ आपने 10 साल पहले जो किया। डॉक्टर कुत्सिया को तो पैरों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। क्या मतलब है अनम? मतलब मैं सब जानती हूँ जो आपने किया। अनम, तुम हद पार कर रही हो। कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती हो ऐसा? वो एकदम फट पड़ी। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये आप भी अच्छे से जानती हैं। अनम बोल रही थी लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। शायद सिग्नल का मसला था। हेलो अनम, डॉक्टर कुत्सिया बोलती हुई फोन देखने लगी। अनम को कैसे मालूम हो सकता है ये राज? ये राज तो मेरे और जुबैर के बीच था। वो पेशानी मसलती अंदर आ गई। आयल सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। क्या कह रहे थे? वो हवास बहाल करती हुई बोली। मेरा ख्याल है इनका प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए हमें। कमी नहीं है काम की, हमें भी। आहिल दो टोक अंदाज में बोला। जिस कंपनी की बात हो रही थी वो कंपनी डॉक्टर कुत्सिया ने रेकमेंड की थी। डॉक्टर कुत्सिया खुश लबों पर जुबान फेरती आहिल को देखने लगी। ठीक है, कोई मसला नहीं, अब इन्हें आप इनकार कर दीजिएगा। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। बैठो तो चाय पीते हैं। डॉक्टर कुत्सिया बोल रही थी लेकिन आहिल ने हाथ के इशारे से खामोश कर दिया। मैं घर जाकर पी लूंगा। शुक्रिया, आहिल कहकर बाहर निकल गया। कहीं आहिल को मालूम तो नहीं हो गया? वो दरवाजे की सिमत देखती हुई बोली। आहिल सीधा कमरे में आ गया। दानी को देखकर उसे रंज ने आन घेरा। आ गए तुम? दानी उसे देखकर खड़ी हो गई। हाँ, आहिल बोलता हुआ कदम उठाने लगा। आहिल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दानी शलवार कमीज पहनने लगी थी। दानी लॉन की शर्ट के साथ कैपरी पहने हुए थी। क्या हुआ? दानी उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी देखकर बोली। दानी, आई एम सॉरी। आहिल चेहरा झुकाए दानी के हाथ पकड़ता हुआ बोला। सॉरी किस लिए? दानी उलझकर आहिल को देखने लगी। आहिल खामोश रहा। आहिल बताओ भी, मुझे घबराहट हो रही है। दानी के हाथ अभी तक आहिल के हाथ में थे। दानी आयजा ने आहिल अल्फाज जोड़ रहा था। क्या? दानी को खतरा लाहक हुआ। आयजा ने मेरे फेस पर किस की? आहिल नादम होकर बोला। दानी के चेहरे पर दुख के साए थे। आहिल को बांटना ही इसके लिए सुहाने रू था। दानी ने आहिल का हाथ अपने हाथ से निकाल दिया। मुझे क्यों बता रहे हो? दानी मुश्किल आंसुओं पर बंद बांधती हुई बोली। दानी, मैं निकलने का सोच रहा था लेकिन। दानी ने अपने हाथ आहिल के हाथ से निकाल लिए। अच्छा, कहकर वो दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। दानी की कलाई आहिल के हाथ में आ चुकी थी। आहिल छोड़ दो। दानी जब्त के लिए करना मुश्किल हो रहा था। दानी मेरी बात सुनो। आहिल लेट प्लीज लेट मी गो। दायन का चेहरा दरवाजे की जानिब था। आहिल ने उसकी कलाई आजाद कर दी। तानी एक लम्हे की ताखीर किए बिना कमरे से निकल गई। आहिल अफसोस से उसे देखने लगा। शिट! आहिल ने अलमारी पर मुक्का मारा, फिर फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। रफीक, कुछ डेटा कॉपी किया है मैंने। हाँ, मेरे कमरे में आ जाओ। आहिल सोफे पर बैठ चुका था। रफीक ने फाइल्स अनलॉक की और आहिल को दिखाने लगा। आहिल शशतर सा स्क्रीन पर चलते हुए मनाजर देखने लगा। रफीक भी अपनी नशित पर मुंजमद था। वेल, इलेक्शन में ज्यादा दिन नहीं, जुबैर की इज्जत का जनाजा तो मैं निकालूंगा। आहिल वीडियो बंद करता हुआ बोला। जल्द से जल्द किसी न्यूज कास्टर से बात करो और ख्याल रहे मेरा नाम ना आए। जी सर, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर कुत्सिया जुबैर का नंबर मिला रही थी लेकिन वो उठा नहीं रहा था। ये काम जुबैर का ही होगा, लेकिन अनम को बताने का क्या मकसद? वो सोच सोचकर पागल हो रही थी। दिमाग की नसें मानो अभी फट जाएंगी। दिमाग मफलूज होता जा रहा था। आयजा कमरे से निकल रही थी जब आहिल की कॉल आने लगी। हेलो आहिल। आयजा फोन कान से लगाए बाहर की जानिब चलने लगी। क्या कर रही हो? मैं बस बाहर जा रही थी। खैरियत? आयजा ताजुब से बोली। हाँ, तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या? ऐसा करो, तुम मेरे पास इतनी फरागत नहीं कि खुद आऊं तुम्हारे पास। तुम अपने आहिल अपने टूर में वापस आ चुका था। आयजा लब भींचे गाड़ी में बैठने लगी। फिर? आहिल को खामोश पाकर वो बोली। मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ, खुद देख लेना। पहले ये बताओ, मुझ पर भरोसा करती हो? आहिल फोन कान से लगाए टहल रहा था। हाँ, खुद से भी ज्यादा। आयजा मसर्रत से बोली। गुड, फिर तुम्हें लाजमी देखनी चाहिए ये वीडियो। आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। हेलो आहिल। आहिल। आयजा ने स्क्रीन को देखा तो कॉल बंद हो चुकी थी। अजीब इंसान है। आयजा बुड़बुड़ाती हुई व्हाट्सएप खोलने लगी। आहिल फोन बंद करके बाहर निकल आया। वो दानी को ढूंढता हुआ चल रहा था। दानी घुटनों पर सर रखे सिसक रही थी। आहिल, तुम कैसे कर सकते हो? दानी का दिल खून के आंसू रो रहा था। कर भी कर था। मैं खुद को फरामोश करके तुम्हारे रंग में रंग गई और तुम मेरे आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं करते। फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? पहले कहा कि सिर्फ उसे अपनी जानिब माइल करना है, डेट करना है, और अब ये सब तुम कैसे कर सकते हो? जैसे हर रात के बाद सुबह का उजाला फैलता है, वैसे ही हर शहर के बाद रात एक की तारीकी फैल जाती है। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा होते हैं और फिर हर किसी की जिंदगी में जरूर आते हैं। मेरा दिल नहीं मानता आहिल। आंसू टूट कर बेमोल हो रहे थे क्योंकि उन्हें समेटने वाला आज मौजूद नहीं था। टेरेस पर होगी। आहिल बोलता हुआ जीने चढ़ने लगा। जैसे ही आहिल ऊपर आया, नजर दानी से टकराई। आहिल चलता हुआ उसके सामने आ गया। दानी जमीन पर बैठी थी। पागल लड़की। आहिल उसका सर ऊपर करता हुआ बोला। दानी ने उसके हाथ हटा दिए और चेहरा मोड़ लिया। न जाने क्यों वो आहिल के सामने रोना नहीं चाहती थी। ये क्या हाल बना लिया है? आहिल आलती पालती मारता जमीन पर बैठ गया। तुम क्यों आए हो यहाँ? दानी रुख फेर कर बोली।
नाराज हूँ मुझसे? आहिल उसका बायां हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जो दिल में आता है करते रहो। दानी ने अपना हाथ छुड़वाने की सही की, लेकिन आहिल की गिरफ्त से आजाद करवाना मुमकिन नहीं था। मेरी जंगली बिल्ली, आहिल हयात सिर्फ तुम्हारा है। आहिल उसके कान में सरगोशी करने लगा। नहीं चाहिए मुझे, दानी की आवाज भरा गई। अना को दे दो फिर, आहिल हल्के फुल्के अंदाज में बोला। जिसे मर्जी दे दो, मुझसे बात मत करो। तुम जानती हो मुझे बनाना नहीं आता, आहिल बेचारगी से बोला। दानी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे बात किए बिना जाहिल हयात कैसे रह सकता है? आहिल लब दबाए मुस्कुराकर बोला। दानी के लब धीरे से मुस्कुराए। दानी, मैंने खुद कुछ नहीं किया, कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया, और ना ही मैं उसे कभी करने देता। लेकिन आहिल ने दानी को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। आहिल, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। दानी कमजोर पड़ रही थी। आई नो, और अब मजीद करना भी नहीं पड़ेगा। ये चैप्टर क्लोज कर दिया है मैंने। आहिल दोनों हाथों से दानी का चेहरा थामे अपनी जानिब करता हुआ बोला। दानी का चेहरा तर था। आहिल नफी में सर हिलाने लगा। तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आहिल अंगूठे की पोरों से दानी के आंसू साफ करता हुआ बोला। आहिल, कोई भी सॉरी इस तकलीफ को खत्म करना तो दरकिनार कम भी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ दानी, आहिल दुख से बोला। अब अपने जाहिल हयात को माफ कर दो, आहिल ज्यादातर नजरों से देखता हुआ दानी को कह रहा था। आहिल की गुर्बत में दानी खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। वो बार बार हार रही थी। शायद उसके इश्क का नशा ही ऐसा था कि दानी बेबस होती जा रही थी। दानी नजरें उठाकर आहिल की स्याह आंखों में झांकने लगी। तुम आइंदा आयजा के आसपास भी दिखाई नहीं दोगे, प्रॉमिस, आहिल पलक झपकने से पहले बोला। दानी इस बात में सर हिलाने लगी। आहिल कुछ भी कर सकता है, लेकिन दानी को धोखे देने का सोच भी नहीं सकता। आहिल पीछे होता हुआ बोला। दिल तुम्हारे सामने हार जाता है आहिल, दानी चेहरा झुकाकर बोली, क्योंकि दिल बिल्कुल दुरुस्त कहता है। अब आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, आहिल उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। दानी दाएं हाथ से रुखसार रगड़ती आहिल के साथ चलने लगी। मैंने आयजा को ये वाली वीडियो भेज दी है, जो हमें जुबैर के लैपटॉप से मिली थी, और रात तक जुबैर की वीडियो मीडिया तक पहुंच जाएगी, जो मुझे कुत्सिया के लैपटॉप से मिली है। आहिल लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ बोल रहा था। लेकिन आहिल, तुम सजा कैसे दिलवाओगे इन दोनों को? डैड को शायद इसके बाद सजा मिल जाए, लेकिन डॉक्टर कुत्सिया को कैसे? दानी उलझ कर उसे देखने लगी। दानी, आहिल और रफीक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। इस मुतल्लिक भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा आइडिया नहीं मिला, आहिल मायूसी से बोला। सर, अगर हम इन्हें स्मगलिंग के काम में रंगे हाथों पकड़ लें तो डॉक्टर कुदसिया को भी सजा मिलेगी, और सिर्फ सजा ही नहीं, रुसवाई भी होगी। रफीक काफी सोच विचार के बाद बोला। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि इन पर हाथ कैसे डाला जाए। वो बिल में छुप कर बैठे हैं, आहिल कौफत से बोला। मेरे पास एक आइडिया है, दानी के दिमाग में झमाका हुआ। कैसा आइडिया? आहिल चेयर दानी की जानिब घुमाता हुआ बोला। फर्ज करो अगर मुझे वो लोग पकड़ लें। शट अप दानी, आहिल को राया। मैंने कहा है फर्ज करो, मेरी तो सुन लो पूरी बात, दानी खग्गी से बोली। ऐसा कोई फजूल काम जब करना ही नहीं है तो फर्ज भी क्यों करे? आयल की गर्दन की रगें तन गई, आंखें जब्त के बायस सुर्ख हो रही थी। रफीक, जरा अपने पास को ठंडा करो, अपने बॉस को, दानी दांत पीसती हुई बोली। सर, सुनने में कोई कबाहत नहीं। रफीक काफी हद तक इस बात को समझ चुका था। रफीक, तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? आहिल को उसकी अकल पर शुबा हुआ। आहिल, अगर तुमने अपनी ही मर्जी करनी है तो फिर मुझे क्यों शामिल किया था? दानी टेबल पर हाथ मारती हुई खड़ी हो गई। आहिल लब भींचे दूसरी जानिब देखने लगा। बोलो, आहिल ने न चाहते हुए भी कह दिया। फर्ज करो कि मुझे वो उठा लेते हैं तो मेरे जरिए उन तक पहुंच जाते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो मुझे अपने अड्डे पर लेकर जाएंगे तो दोनों में वहीं पर रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मैं तनीन हयात हूँ। पुलिस को लेकर वहां आना जाना, यकीनन वहां और भी लड़कियां होंगी। इस तरह आसानी से इन्हें पकड़ा जा सकता है, दानी पुरजोश अंदाज में बोली। ग्रेट दानी हयात, मुंह पर पागल लिखा है क्या मेरे? आहिल दांत पीसता हुआ बोला। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इन हाथों में जाने दूंगा? आहिल दानी को घुमाता हुआ बोला। तुम करोगे जब तुम्हारे पास कोई अच्छा दूसरा रास्ता नहीं होगा, तुम तो करोगे, दानी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली। सर झुका जाएगा। तो दानी मैडम का आइडिया बेहतरीन है, तुमसे राय नहीं मांगी। आहिल एक पल में बेगाना हो गया था। और तुम सोचना भी मत मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, और दोबारा इस पर कोई बहस नहीं होगी। आहिल बोलता हुआ खड़ा हो गया। दानी मुंह छोड़ती सामने देखने लगी। आहिल ने फोन उठाया और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। रफीक, तुम मनाओगे आहिल को, दानी हतवी अंदाज में बोली। मैम, कोई शक नहीं कि सर मुझसे मशवरा लेते हैं और इसे अमली जामा भी पहना देते हैं, लेकिन यहाँ बात आपकी है, इसलिए मुश्किल होगा। तुम कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूंगी आहिल को कायल करने की, दानी बोलती हुई खड़ी हो गई। जी मैम, ठीक है, रफीक सर हिलाता हुआ बोला। दानी इस बात पे सर हिलाती बाहर निकल गई। नाजरीन, ये जो मनाजर आप टीवी पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि जुबैर रंधावा के हैं। ये शर्मनाक वीडियो जुबैर रंधावा की है, जिन्होंने बेरहमी से इन लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। इन्हें मारा नहीं, लेकिन अपनी हवस पूरी करने के लिए मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ नाजरीन, TLM की जमात से ताल्लुक रखने वाले जुबैर रंधावा, जो पिछले 5 बरस से
वजीर आला के ओहदे पर फायज रहे। खुद को अवाम का रखवाला कहलाए वाले जुबैर रंधावा हकीकत में एक दरिंदा है जिसने न जाने कितनी मासूम जानों को अपनी हवस का निशाना बनाया होगा। आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं जबकि हमारे पास पूरी की पूरी वीडियो महफूज है। खिदमत का ये कारनामा हमारे लिए, जुबैर रंधावा के लिए भी असलियत जानने के लिए और टीवी स्क्रीन के लिए बहुत फायदेमंद है। खिदमत का नारा लगाने वाले जुबैर रंधावा की असलियत टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सब। जो इंसान रूप में एक दरिंदा है। कुछ देर कबल हमें ये वीडियो मौसूल हुई और हमने अवाम को आगाह करना जरूरी समझा ताकि ऐसे लोगों का इंतखाब और एहतसाब हो सके, इन्हें सजा व जजा के मराहल से गुजरना पड़े। ये बड़े सियासी लोग जुर्म करते हैं और हर बार किसी न किसी बहाने खुद को बचा लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है जुबैर रंधावा किस तरह खुद को बचाएंगे। हम सब जुबैर रंधावा की जानिब से जवाब के मुंतजिर हैं। देखते हैं क्या दलील वो पेश करेंगे या फिर पेश करेंगे भी या नहीं। मजीद तफसीलात जानिए इस न्यूज के बाद। जुबैर फटी फटी आंखों से स्क्रीन पर चलते हुए नजर देख रहा था। पैरों तले जमीन और सर से आसमान दोनों खिसक गए थे। बैठे बिठाई ये क्या हो गया, वो बुड़बुड़ाए, आंखें यकीन करने से इनकारी थी। डॉक्टर कुर्सिया ने कैमरे लगवाए थे और मुझे मालूम नहीं। वो तैश के आलम में खड़े हो गए। डॉक्टर कुर्सिया सर थामे बैठी थी। आयजा इन्हें लान तान करके घर से जा चुकी थी। कहाँ गई थी ये इन्हें खुद भी मालूम नहीं था। फोन की रिंगटोन ने उन्हें सोचों के महवर से बाहर निकाला। जुबैर का नाम देखकर आंखों में शोले भड़कने लगे। आ गया तुम्हें ख्याल मुझे फोन करने का? पहले तो मुझे ये बताओ तुमने अनम और आयजा को वो वीडियो कैसे दे दी? वो हलक के बल चिल्लाई। गोली मारो इस वीडियो को। मुझे ये बताओ तुमने कैमरे कहाँ लगवा रखे हैं? और मेरी वीडियो बनाई थी तुमने क्या? ये बेहुदा हरकत क्या की है तुमने? तुम जानती हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? जुबैर धाड़े। कौन सी वीडियो और कौन सी हरकत? डॉक्टर कुत्सिया की पेशानी पर बल पड़ गए। आह, कैसे अनजान बन रही हो अब? टीवी नहीं देखा क्या? ये न्यूज एंकर जो गला फाड़ फाड़ कर बकवास कर रही है, इसे क्या समझूं मैं? जुबैर का बस नहीं चल रहा था डॉक्टर कुत्सिया को फोन से बाहर निकाल ले। एक मिनट रुको, मैंने टीवी ऑन ही नहीं किया। डॉक्टर कुत्सिया फोन कान से लगाई, रिमोट से एलईडी ऑन करने लगी। मतलूबा न्यूज चैनल लगाया तो अपनी बेनाई पर शुबा हुआ। ये किस और कैसे? वो टूटे हुए अल्फाज अदा करने लगी। अब मालूम हुआ मेरी आयजा का जनाजा इज्जत का किसने निकाला है। तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। जुबैर, मुझे खुद भी इल्म नहीं इस सब का। तो शस्तर सी बोली, मासूम बनने की कोशिश मत करो। जो तुमने किया, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। जुबैर चबा चबा कर बोला, तुम ऐसा करो मेरे घर आओ और इस तरह फोन पर कुछ समझ नहीं आएगा, उलझने मजीद बढ़ जाएंगी। आता हूँ और हिसाब भी करूंगा तुमसे। जुबैर हंकार भरता फोन बंद करके चलने लगा। आसिम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो और कुछ हल निकालो इसका। वो आसिम को हिदायत देते हुए चलने लगे। सर, इसका सिर्फ एक ही हल है, वीडियो एडिटिंग। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यही कहते हैं सब कुछ भी कि लो अब वोट कौन देगा मुझे। वो कोफत से बोले, हो सकता है लोग यकीन कर लें। सर झटक कर जुबैर गाड़ी में बैठ कर चले गए। आहिल, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुमने इन दोनों पर एक साथ हमला करके दुश्मनी में इजाफा कर लिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। आहिल असर लिए बिना बोला, मेरा मतलब है तुम नहीं अपने इन्हें इज्जत दी कि मुझ पर हमला करो। और तुम्हारी कमजोरी क्या है? दानी अबरूज काकर बोली। तो अपने दिमाग पर जोर मत दो, मैं देख लूंगा खुद। आहिल ने उसे टालना चाहा। तुम समझ नहीं रहे आहिल, ये बेस्ट तरीका है। वो अपने बदले की खातिर मुझ पर नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि तुम्हारी कमजोरी सिर्फ दानी है, लेकिन हकीकत में ये प्लान हमारा होगा इन तक रसाई हासिल करने के लिए। दानी ने उसे कायल करना चाहा। मैं तुम्हारी हिफाजत कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हें खतरे में झोंक नहीं सकता। आहिल ने बेलचक लहजे में बोला। कितने जिद्दी हो तुम, दानी नाक चढ़ाकर बोली। जी शुक्रिया कि मालूम हो गया। अब दोबारा ये बात मत करना, मेरा जवाब यही रहेगा। आए बड़े तुम जैसे चीफ मिनिस्टर। दानी बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। आए इसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दिया आहिल। ज्यादा बोलो मत जुबैर, पहले तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया। डॉक्टर को सिया जब्त करती हुई बोली। क्यों? मैंने क्यों ऐसा करूंगा? बताओ मुझे। वो वीडियो सिर्फ तुम्हारे पास थी, फिर वो आयजा के पास कैसे आई? अगर आपको खबर हो तो आयजा गुज़िश्ता कुछ वक्त से आहिल के साथ है। जुबैर ने आगाह किया। तुम्हें किसने कहा? डॉक्टर कुत्सिया आबरू उचकाकर बोली। अगर आप इससे नजरअंदाज हटाकर अपने अड्डे से घर पर डालें तो मालूम हो जाएगा। जुबैर तंजिया बोला। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि वीडियो लीक क्यों की? मैंने लीक नहीं की ये वीडियो, कितनी दफा कहूं? डॉक्टर कुत्सिया कोफत से बोली। इस सब का फायदा सिर्फ अहल हयात को है। मतलब वो मेरा शक सही निकला? तभी आयजा मुझ पर चिल्ला रही थी। ये सब अहल की शय पर कर रही थी वो। अहल हयात? डॉक्टर को सिया मुठिया भेजकर बोली। मतलब वो जान चुका है आपके मुतालिक, लेकिन हैरत की बात है हमारे लैपटॉप तक तो रसाई कैसे हासिल की उसने? ये वक्त इन बातों का सोचने का नहीं है, आगे के लिए लाया अमल तय करना है। अहल हयात, मेरी दुश्मनी तुम्हारी माँ से थी और इसका किस्सा 10 साल कबल खत्म हो गया, लेकिन मेरी अजीजत जान बेटी को मुझसे दूर करने पर तुमने मुझे भी अपना दुश्मन बना लिया है।
وہ حقارت سے بولی، ہمیں مل کر اس آہل حیات کو تباہ کرنا ہوگا، لگتا ہے پچھلا نقصان بھول گیا ہے، تبھی میدان میں اتر آیا ہے۔ زبیر ہنکار بھرتا ہوا بولا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی بھرپور انداز میں جوابی کارروائی کریں گے، وہ کھل کر لڑ رہا ہے تو ہم بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ ڈاکٹر قدسیہ چبا چبا کر بولی، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، ابھی مجھے پریس کانفرنس کے لیے جانا ہے۔ لیکن کیا اس سے کوئی نفع ہوگا؟ ڈاکٹر قدسیہ نے اسے ٹوکا۔ کوئی خاطر خواہ نفع تو نہیں پہنچے گا، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ زبیر کہہ کر باہر نکل گیا۔ آئل حیات، تم نے پیٹھ پیچھے وار کر رہے ہو میرے، مجھے معلوم نہ ہو سکا آئزہ کو ہتھیار بنا کر اچھا نہیں کیا تم نے۔ وہ بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آہل دانی کے ہمراہ صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں پیڈ پکڑ رکھا تھا جس میں لائیو نیوز چل رہی تھی۔ میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے، مجھے بدنام کرنے کے لیے کیا ہے۔ آپ اس ایک ویڈیو کو دیکھ کر میری تمام شخصیت کو تباہ نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑی بات، یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن سر، کون آپ کے خلاف اس طرح کے حملے کر رہا ہے؟ میں نہیں جانتا، یقیناً کوئی سیاسی پارٹی ہوگی جسے الیکشن ہارنے کا خدشہ ہوگا، تبھی ایسے ہوچے ہتھر کنڈے استعمال کر رہے۔ لیکن سر، ویڈیو کو دیکھ کر معلوم تو نہیں ہوتا کہ یہ ایڈٹ کی گئی ہوگی۔ رپورٹر بول کر زبیر کو دیکھنے لگی۔ سر، اپنی بات پھر سے دہرائیں۔ عاصم نے عکم سے سرگوشی کی۔ آج کل اتنی صفائی سے یہ کام ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ جیسے رپورٹر بھی دھوکہ کھا گئے۔ میری ساخت تباہ کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں۔ زبیر کے الفاظ منہ میں تھے جب ایک ٹماٹر اس کے منہ پر آ کر لگا۔ وہ ششتر سا آگے جھانکنے لگا، لیکن نشانہ باز دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد انڈے اور ٹماٹر کی بارش ہو گئی۔ کوئی چھت سے یہ کام سر انجام دے رہا تھا۔ عاصم، دیکھو کون ہے یہ، زبیر کہتے ہوئے مڑ گئے۔ رپورٹر بھی حیران سے اس منظر کو دیکھ کر اور نظر بند کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ابھی زبیر رندھاوا کا ٹماٹر اور انڈے مارے گئے جب وہ اپنی پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے۔ عوام مشتعل ہے ان کی اس ویڈیو پر۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ زبیر رندھاوا کا سرعام پھانسی دینے کا پروگرام بنایا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ رپورٹر بول رہا تھا، لیکن آہل نے بند کر دی نیوز۔ آہل ہنس رہا تھا۔ دانی کے دل میں زبیر کے لیے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دیکھ رہی ہو؟ آہل اس کے شانے پر بازو رکھتا ہوا بولا۔ بالکل ایسا ہی انجام ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا۔ دانی حقارت سے بولی، اس سے بھی زیادہ برا انجام ہوگا، تم دیکھنا۔ آہل اسکرین پر دیکھتا ہوا بولا۔ دانی نے سر آہل کے شانے پر رکھ دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آہل فکر مندی سے گویا ہوا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا؟ دانی سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ نفرت بھی تھی، لیکن تکلیف بھی اپنے باپ سے اسے ایسی توقع نہیں تھی، اور جب امید ٹوٹتی ہے تو تکلیف بھی حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ پھر اس کا باپ تھا۔ کل یونی مت جانا تم دانی، آہل متفکر سا بولا۔ کیوں؟ دانی کو حیرت ہوئی۔ تمہاری یونی سے کچھ فاصلے پر جو گراؤنڈ ہے، وہاں عوامی تحریک کا جلسہ ہے، کوئی بدنظمی ہو سکتی ہے، تو مجھے لینے آ جانا، ویسے بھی پیپر ہے، جانا لازمی ہے۔ دانی کا سر ابھی تک آہل کے شانے پر تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود لینے آ جاؤں گا۔ آہل اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا، جو ہاتھ وہ دانی کے شانے پر رکھے ہوئے تھا۔ نیلا ہیرا جگمگا رہا تھا، یہ انگوٹھی دانی کے ہاتھ کی زینت بنی ہوئی تھی۔ دانی کا دھیان اس رنگ پر گیا تو دماغ میں چھماکا ہوا۔ آہل، مجھے جولر کے پاس جانا ہے۔ دانی سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ خیریت؟ آہل کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ مجھے تمہارے لیے رنگ لینی ہے، بالکل تمہارے ڈمپل جیسی گندی سی۔ آہل مسکراتا ہوا دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی کی شہادت کی انگلی سے اس کے ڈمپل کو چھونے لگی۔ گندی سی لینی ہے تو پھر رہنے دو۔ آہل اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتا ہوا بولا۔ جی نہیں، مجھے لینی ہے۔ ٹھیک ہے، میں گھر بلا لوں گا جویلر کو۔ ہر چیز اٹھا کر گھر لے آؤ گے کیا؟ جیسے مجھے اٹھا کر لائے تھے؟ بالکل تمہارے لیے سب کچھ گھر میں آ سکتا ہے۔ ہاں، پتہ چلے کسی دن پورا ملک ہمارے گھر میں آ جائے۔ تم پورا ملک نہ منگوانا، مجھے میرا آہل مل گیا بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ دانی اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس کی پیشانی سے ٹکا گئی۔ اچھی بات ہے، آہل مسرور سا بولا، لیکن میں کبھی بھولوں گی نہیں تم نے مجھے گولی ماری تھی۔ دانی آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ وہ تو مجبوری میں ماری تھی نا، آہل معصومیت سے بولا۔ ہاں، تم پر کسی نے گن رکھی تھی نا مجبوری میں، دانی ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ میڈم، اگر میں گولی نہ مارتا تو آج تو میرے ساتھ نہ ہوتی۔ جو بھی ہو، جاہل حیات نے مجھے گولی ماری، دیکھنا میں تمہارے بچوں کو بھی بتاؤں گی۔ دانی دھمکاتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ آہل لب دبائے مسکراتا ہوا آگے دیکھنے لگا۔ ہمارے بچوں کو کیوں؟ ان کو بھی تو معلوم ہونا کہ ان کا باپ کیسا ظالم انسان ہے، دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ شوق سے بتانا، آہل اثر لیے بنا بولا۔ ڈھیٹ پن میں تو تم نے MBBS کیا ہوا ہے، دانی جل کر بولی۔ آہل مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اب کہاں کی تیاری ہے؟ آہل فون جیب میں ڈال رہا تھا جب عمیر کی کال آنے لگی۔ آہل کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ ہیلو عمیر، آہل بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ جناب کے مزاج ہی نہیں ملتے، دانی اسے باہر جاتا دیکھ کر بولی۔ بابا، آپ ماما کی کال کیوں نہیں لے رہے؟ عمیر سادگی سے بولا۔ بیٹا، میں بزی تھا۔ آہل چلتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ رفیق کی طرف آہل فون کان سے ہٹا کر بولا۔ ڈرائیور اس بات میں سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ابھی بھی میں ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، مجھے لگا آپ ناراض ہیں ماما سے۔ نہیں بس بیٹا، اتنے کام ہوتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بابا، آپ کب دوبارہ آئیں گے؟ وہ اداسی سے بولا۔ میں کوشش کروں گا آنے کی، لیکن پرومس نہیں کر رہا۔ آپ نے کہا تھا جلدی آئیں گے۔ عمیر، مجھے بات کرنے دو بابا سے۔ ایمان کی آواز سنائی دی۔ آہل نے فون بند کر دیا۔ ماما، پہلے مجھے بات کرنے دے پھر۔ عمیر ایمان کو دیکھتا ہوا بولا۔ بابا، آپ آ جائیں، عمیر بول رہا تھا، لیکن دوسری جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ بابا، آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے دکھاؤ۔
ईमान हाथ बढ़ाती हुई बोली, मुझे मालूम था बंद कर दिया होगा तुमने आहिल। ईमान नफी में सर हिलाती हुई बोली, बैटरी लो हो गई है फोन की, इसलिए बंद हो गया। ईमान इसे बहलाती हुई बोली, ओ अच्छा, फिर आप चार्जिंग पे लगा दे, मैं होमवर्क कर लेता हूँ। उमैर कहकर सोफे से उतर गया। जुबैर तैश के आलम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था, कोई फायदा नहीं हुआ। इस कमीने आहिल हयात के बायस मेरी शख्सियत मुतासिर हो रही है। आज लोगों ने मेरे मुंह पर, जुबैर रंधावा के मुंह पर, सबके सामने, जुबैर मुठियां भींचे खामोश हो गया। सर, डॉक्टर कुत्सिया आई हैं। मुलाजिम सर झुकाए उनके सामने आता हुआ बोला, ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। जुबैर शीशे में बाल दिखता हुआ चलने लगा। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर, डॉक्टर कुत्सिया अफसोस से बोली। मेरे इल्म में आया है कि मीडिया तुम्हें सजा देने के लिए आवाज उठा रहा है। इदारे कब तक खामोश रहेंगे? वो फिक्रमंदी से बोली। इस आहिल हयात ने एकदम से सारी बाजी पलट दी। मुझे लगा था वो बच्चा है, क्या बिगाड़ सकता है मेरा? अब मालूम हुआ वो बच्चा क्या कर सकता है। डॉक्टर कुत्सिया ने उसे टोका। कुछ तो ऐसे भी नहीं रहने दूंगा इसे, इसकी जिंदगी दानीन के गिर्द घूमती है ना? इसकी जिंदगी ही छीन लूंगा मैं। जुबैर हकारत से बोले, क्या सोचा है तुमने इस बारे में? कल अवामी तहरीक का जलसा है, एक छोटा सा झटका अपने दामाद को दूंगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? डॉक्टर कुत्सिया आंखें छोटी किए बोली। ज्यादा नहीं, सिर्फ डर, वो भी थोड़ा सा। और अपने बारे में क्या ख्याल है? जेल जाने का इरादा है? मैं सोच रहा हूँ रूपोश हो जाऊं, क्योंकि इलेक्शन जीतना तो दरकनार, मुझे चंद वोट मिल जाएं वो भी गनीमत है। सानिया कहाँ है? डॉक्टर कुत्सिया ने मौजू बदला। वो सर्जरी के लिए गई है। क्या हुआ उसे? डॉक्टर कुत्सिया हैरत से गोया हुई। फिक्र मत करें, नाक की सर्जरी करवाने गई है। जुबैर सर झुकता हुआ बोला। ओ अच्छा अच्छा। डॉक्टर कुत्सिया इस बात में सर हिलाती हुई बोली। दानी की आंख खुली तो चेहरा मोड़े दानी दाएं जानिब देखने लगी आहिल को, जिसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। वो शायद सच में ही इतना मासूम था। वक्त बहुत जालिम चीज है, मासूमियत छीन कर तजर्बा दे देता है। आहिल की जिंदगी भी तजर्बे की नजर हुई थी। इस सब में तो वो बेकसूर मारा गया। सिर्फ वही नहीं, उसकी फैमिली भी। दानी की नजरें आहिल के चेहरे के गिर्द थी। दिमाग सोचों में उलझता जा रहा था। दिन ब दिन आहिल से मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, ये आपसे कुछ भी नहीं करवा सकती, और सब कुछ करवा भी सकती है। दानी भी हार जाती थी अपनी मोहब्बत के सामने। आयजा वाले वाकये ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन आहिल को देखते ही उसका दिल सब कुछ फरामोश कर गया। न जाने कैसे नशा था इसके इश्क का, जो कुछ दिखाई ही नहीं देता था। दानी धीरे से मुस्कुरा दी। मेरा जाहिल हयात, दानी बोलती हुई उसकी जानिब झुकी। दिल शरारत पर मजबूर कर रहा था। आहिल के गर्म नर्म स्याह बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। दानी आहिल की आदत को याद करती हुई मुस्कुराने लगी। तुम्हें मेरे बालों से हमेशा मसला होता है ना? दानी बेखबर आहिल से मुखातिब थी, जो गहरी नींद में था। दानी ने हाथ पकड़ आहिल की पेशानी से बाल हटाए। आहिल ने झट से दानी का हाथ पकड़ लिया। दानी घबरा कर उसे देखने लगी। दिल की धड़कन मामूल से तेज हो गई थी। आहिल डर गया। डरा दिया मुझे? दानी खफगी से देखती हुई बोली। क्या कर रही थी तुम? आहिल दिलचस्पी से दानी को देखता हुआ बोला। कच्ची नींद में आहिल का जगमगाता हुआ चेहरा मजीद दिलकश दिखाई दे रहा था। इस पर इसका मुस्कुराना दानी को चारों शाने चित कर गया। मैं अपने क्यूट से हस्बैंड का मुआयना कर रही थी। दानी उसकी आंखों में झांकती हुई बोली। अच्छा, फिर क्या मिला आपको डॉक्टर साहिबा? मैं देख रही थी कहीं कोई खराबी तो नहीं पड़ गई तुम में? बस ये जो डिंपल है ना, ये मुझे गिफ्ट कर दो। दानी इसके सीने पर बाजू रखे, इन पर अपना चेहरा रखे मुस्कुराती हुई बोली। मैं तो सारे का सारा ही तुम्हारा हूँ, जो लेना है बोलो, ले लो। आहिल जज्बात से चूर लहजे में बोला। अच्छा, फिर कुछ और इरशाद फरमाए। मैं अभी भी तकरीबन नींद में हूँ। आहिल जगमाई रुकता हुआ बोला। दानी आंखें छोटी किए उसे घूरने लगी। बहुत बदतमीज हो तुम वैसे। दानी कहती हुई उसके सीने से बाजू हटाकर बेड पर उतर गई। बहुत शुक्रिया मुझे आगाह करने के लिए। आहिल सीने पर हाथ रखता हुआ बोला। दानी बिना जवाब दिए अपने और आहिल के कपड़े निकालने लगी। दानी तैयार होकर सोफे पर बैठ गई। वो आहिल की मुंतजर थी। आहिल जानबूझकर देर कर रहा था। आहिल हयात, मुझे यूं नहीं जाना है। दानी उसके अकब में खड़ी होती हुई तब कर बोली। तो क्या हुआ? मुझे भी वजीर आजम से मुलाकात के लिए जाना है। आहिल महजूज होता हुआ बोला। तो क्या हुआ? मुझे भी वजीर आजम से मुलाकात के लिए जाना है। आहिल महजूज होता हुआ बोला। दानी ने उसकी बाजू पकड़ी और रुख अपनी जानिब मोड़ा। तुम वजीर आजम से मिलने जाओगे तो मुझे कौन लेने आएगा? दानी उदासी से बोली। मैंने सोचा ही नहीं। आहिल की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। दानी उसकी शर्ट के ऊपर वाले बटन बंद करने लगी। टाई भी पहना दो। आहिल को अच्छा लग रहा था दानी का इसके करीब रहना। 2 साल के बच्चे हो ना तुम, दानी खफगी से कहती मतलाशी निगाहों से बेड को देखने लगी। फिर टाई उठाकर लाई। अब अपनी गर्दन नीचे करो। दानी हाथ ऊपर करती हुई बोली। आहिल ने सर झुका लिया। दानी मसरूफ से अंदाज में टाई बांधने लगी। कितनी देर लगेगी? आहिल काफी देर बाद बोला। मुझे नहीं बांधनी आती, लो खुद बांध दो। दानी हाथ उठाती हुई बोली। फिर इतनी देर से क्या कर रही थी? आहिल डिंपल की दीद करवाता हुआ बोला। मैंने सोचा कोशिश करने में हर्ज नहीं। दानी मुंह बसोरती हुई बोली। आहिल शीशे में देखता टाई बांधने लगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी फारिग हो जाऊं। अगर मुझे लेट हो गया तो तुम यूनी में ही रहना, मैं कॉल कर दूंगा। आहिल दानी को देखता हिदायत देते बोल रहा था। दोनों गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी यूनी के बाहर खड़ी थी। ओके बॉस, दानी मुस्कुराकर बोली। आहिल धीरे से मुस्कुरा दिया। दोनों होने वाली अनहोनी से अनजान लम्हों का लुत्फ ले रहे थे। जाऊं मैं? दानी का हाथ आहिल के हाथ में था। वो ज्यादातर नजरों से आहिल को देख रही थी। मुझसे पूछोगी तो मैं तो तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। जाना भी कौन चाहता है? दानी उसकी स्याह गहरी आंखों में देखती हुई बोली। आहिल की आंखें समंदर जैसी गहरी थी।
जिसकी गहराई को कोई नहीं माप सकता था। जितना नीचे जाते जाओगे उतना गहरा होता जाएगा, बस उतरते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। वजीर आजम से मेरी मासी मिलने जाएगी, दानी शरीर लहजे में बोली। जाओ, मुझे भी लेट हो रहा है, आयल उसका हाथ छोड़ता हुआ बोला। दानी मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। दानी चेहरा मोड़कर अकब में देखने लगी। वो आज भी देख नहीं रहा था उसे। बहुत जल्दी होती है ना तुम्हें, दानी बुड़बुड़ाती हुई गेट अबूर कर गई। अकब में गार्ड चल रहा था। आयल हमेशा कुछ फासले पर गाड़ी रोककर दानी को अंदर जाने देता था, और वो समझती थी कि उसे हमेशा जल्दी होती है। रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। रहीम प्लीज आंखें खोलो, रहीम प्लीज, मेरी बात का जवाब दो। अनम का चेहरा पसीने से शराबोर था, आंखें बरस रही थी। अनम ने आंखें खोल दी। वो लंबे लंबे सांस लेती गिरदो पेश से निगाह दौड़ाने लगी। मैं तो अपने कमरे में हूँ। ओ ख्वाब था। एक आंसू टूटकर रुखसार पर गिरा। मैं क्या करूं? अनम ने थके थके अंदाज में चेहरा हाथों में गिरा लिया। ना मैं आगे जा सकती हूँ ना पीछे। तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ गए हो, जहाँ ना मंजिल दिखाई देती है ना रास्ता। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन इनका क्या, जो उनसे जुड़े होते हैं वो फिर ना जिंदा में शुमार होते हैं ना ही मुर्दा में। अनम नफी में सर हिलाती कह रही थी। तुम्हें भूलना भी चाहती हूँ, लेकिन इस अजियतनाक दिन को याद भी नहीं रखना चाहती। दिमाग अपनी मर्जी चलाता है और दिल अपनी मर्जी, दोनों के बीच में मैं खत्म होती जा रही हूँ। ये दीमक ज़दा मोहब्बत मुझे अंदर ही अंदर खा रही है, खोखला कर रही है। ये रोज रोज की अजियत से तो एक ही बार की मौत मुझे अपनी आगोश में ले जाए, कम से कम सुकून तो मैसर होगा। वो खिड़की से बाहर के मनाजर देखने लगी। सूरज की किरणें अंदर कमरे में आ रही थी। काश इंसान के बस में ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा तो होता, किसी को खोना फिर उसके बिना जीना। ये ख्याल ही सुहाने रूह है, तो फिर इससे गुजरने की तकलीफ तो कोई सोच भी नहीं सकता होगा। पल पल मरती हूँ जब ये ख्याल उद आता है कि रहीम कभी वापस नहीं आएगा। दिल आज भी यकीन करने पर राजी नहीं। शायद लोग इसी वजह से पागल हो जाते हैं। अधूरी मोहब्बत और अधूरी ख्वाहिशें जब दम तोड़ देती हैं, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। जिंदगी मेरे लिए क्या है? सिर्फ सांसों का खेल। जिस दिन ये खेल खत्म तमाम हुआ, उस दिन ये जिंदगी भी तमाम। बस इतनी सी बात है, और इंसान इतराता फिरता है, एक लम्हे का भी भरोसा नहीं। फिर भी अकड़ता है, सालों की प्लानिंग करता है, लेकिन वकूफ पजीर तो अल्लाह की प्लानिंग होती। हम क्या क्या सोच बैठते हैं, और जिंदगी सिर्फ एक लम्हा लेती है, सिर्फ एक लम्हा, और सब कुछ बदल जाता है। अनम एतजाइया हंसती। ये दुनिया और इस दुनिया के खेल सब बेवकूफ हैं, इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, जहां से एक सेकंड में चले जाना है, फिर सारा खेल, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जानी। अनम सर बेड की पुष्ट से टिका दिया। दिल बोझल सा था, लेकिन शायद अब कुछ सुकून था। दिल का गुबार निकल गया तो अनम भी खामोश हो गई, लेकिन आंसू खामोश नहीं थे। वो अपनी जुबान बोलते रहते जब तक तकलीफ खत्म नहीं होती। नाजरीन, आपको बताते चलें, जामिया यूनिवर्सिटी में आज खुदकुशी धमाका हुआ। कुछ देर कबल तलबा और तलबात पर्चे हल करने में मसरूफ थे जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अभी हम आपको अंदर के मनाजिर दिखाएंगे। बहुत से स्टूडेंट जख्मी हैं और कुछ इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। सिक्योरिटी के बावजूद कोई स्टूडेंट अंदर बॉम्ब ले गया और ये एक खुदकश हमला है। बहुत से तलबात इससे मुतासिर हुए हैं। जामिया यूनिवर्सिटी, जहां तलबा मामूल के मुताबिक पेपर देने में मसरूफ थे, अचानक एक दिलसोज आवाज सुनाई दी और चारों समत धुआं, चीखों पुकार सुनाई देने लगी। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, क्या हाल हो गया इस यूनिवर्सिटी का। खून के निशानात तो कहीं बैग रजिस्टर पर पड़े हैं। मजीद मालूम हुआ है कि धमाका एग्जामिनेशन हॉल में हुआ है, जहां तलबा अपना पर्चा हल करने में मसरूफ थे। सब मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे, इस बात से अनजान के कुछ देर में ऐसा वाकया होने वाला है। आर्मी एहलकार पहुंच चुके हैं, जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर यह मनाजर देख सकते हैं। फौजी मदद के लिए आ चुके हैं और अब जख्मियों को और लाशों को बाहर ले जाया जा रहा है। इस धमाके का पस मंजर क्या हो सकता है, ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जहां धमाका हुआ वहां सिर्फ तालिबात बैठे थे और हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को मालूम नहीं हो सका। मजीद तफसीलात से आगाह करते चले साबिक वजीर आजम राजा परवेज का इस सानिया को लेकर अफसोस का इजहार। इनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात है कि आज हमारे तालीमी इदारे भी महफूज नहीं। ये तलबात पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कल को मुल्क की बाग दौड़ इन्हीं के हाथों में होगी। जिस किसी काम का भी ये है काम, वो पाकिस्तान की साख को तबाह करना चाहते हैं। तभी तो हमारे तलबात पर हमला किया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख करने की संगीन कोशिश की जा रही है। मजीद इनका कहना था कि निगरान हुकूमत इस बात का नोटिस ले, मालूम करे इसके पीछे किसका हाथ है। लवाहिकीन के अहले खाना से अफसोस का इजहार। जमात इस्लामी के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साने की मजम्मत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से नोटिस लेने का ऐलान। साबिका वजीर आला आहिल हयात का इस खाने को लेकर ट्वीट। इनका कहना है कि यह अफसोसनाक वाकया है, एक लोगों में खौफ पैदा करने की सही वाकये की मजम्मत और निगरान हुकूमत के साथ ताउन करने की यकीन दहानी। नाजरीन, हमेशा की तरह न्यू रहा आज भी सबसे आगे, सबसे पहले हमले की तफसीलात से लेकर आज तक के अंदर तक के सब मनाजर सबसे पहले आपको आगाह किया है न्यू ने। मजीद तफसीलात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लम्हा ब लम्हा बाखबर रहें। मिलते हैं आपके साथ इस ब्रेक के बाद। आहिल को जैसे ही मालूम हुआ वो यूनी के लिए निकल गया। यूनी के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी, सब यहाँ वहाँ भाग रहे थे। रिपोर्टर अपनी कवरेज में महव थे। आर्मी एहलकार जख्मी तलबात को बाहर आ रहे थे। ये मंजर देखकर आहिल का दिमाग घूम गया। दानी, अल्लाह करे तुम ठीक हो, आहिल बोलता हुआ गाड़ी से निकला। सर, गार्ड्स आज के पीछे लपके।
सर आप अंदर नहीं जा सकते, आर्मी जवान ने आहिल को रोका। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? अंदर मेरी बीवी है और मैं अंदर नहीं जा सकता। आहिल उसे गिरबान से पकड़ता हुआ चिल्लाया। सॉरी सर, आप आए अंदर। कैप्टन सिकंदर आहिल को देखकर उसकी जानिब लपका। आहिल एक झटके से छोड़ता हुआ तेज तेज कदम उठाने लगा। साबका वजीर आला है वो, कैप्टन उसे घूरता हुआ बोला। फौजी एहलकार सटपटा गया। यूनिवर्सिटी की शक्ल बदल चुकी थी। एक तरफ मलबा गिरा हुआ था जिसके नीचे से आर्मी एहलकार तलबा को निकालने में मसरूफ थे। जगह जगह खून गिरा हुआ था, रजिस्टर बैग सब कुछ नीचे बिखरा पड़ा था। सफे उड़ रहे थे। आहिल बालों में हाथ फेरता आसपास देख रहा था। सर आप हमें अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाएं, हो सकता है इन्हें बाहर ले जाया जा चुका हो। कैप्टन सिकंदर उसके सामने आता हुआ बोला। 1 मिनट दिखाता हूँ। आहिल को देखकर मालूम नहीं हो रहा था कि साबिक वजीर आला है। इस वक्त वो एक खौफजदा सा इंसान लग रहा था, बिल्कुल आम सा, जो किसी को अपने को खोने के खौफ में गिरा हुआ था। चेहरे पर दुख और परेशानी के आसार थे, आंखों में फिक्र थी, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। न जाने किस्मत इन्हें आजमा रही थी या कोई दुख देने वाली थी। ये तस्वीर है, बताएं क्या आप इन्हें लेके गए हैं? कैप्टन गौर से तस्वीर को देखने लगा। नहीं सर, ऐसी किसी लड़की को नहीं लेकर गए हम, ध्यान से देखें, या फिर किसी और से पूछें, हो सकता है कि आपने देखा ना हो। अहल की जान मानो अब निकलती कि अब निकलती। सर मैं गेट पर हूँ, जितने और तालिबात को ले जाया गया है मैंने चेक किया है, शायद वो अंदर ही हों, आए देखते हैं। वो आहिल के शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। आहिल का जब्त जवाब देता जा रहा था, दिल किसी अनहोनी की रदा सुना रहा था। आहिल मुश्किल आंसुओं को बहने से रोक रहा था, लेकिन ज्यादातर वो काविश इसमें नाकाम हो सकता था। आहिल कैफे में आ गया, लेकिन यहाँ भी दानी का नामो निशान नहीं था। कहाँ जा सकती है? आहिल पेशानी मसलता हुआ बोला। सर ऐसा करें, आप वेट करें जब तक तमाम तलबात को निकाला नहीं जाता। ज्यादातर तलबात एग्जामिनेशन हॉल में थे और अभी भी वहां मौजूद कुछ तलबात हैं। आहिल ने तैश में उसका हाथ झटका। आपका मतलब है मैं अपनी बीवी की मौत की खबर सुनने का इंतजार करूं? आहिल उस पर बरस पड़ा। सर जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं भला? मेजर ने समझाना चाहा। बच्चा नहीं हूं मैं, और अभी के अभी मुझे मेरी बीवी मेरे सामने चाहिए, वरना। आहिल उसका गिरेबान पकड़ता हुआ बोला। सर मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे 5 मिनट दें, मैं कुछ करता हूँ। वो संभल कर बोला। 5 मिनट? इसके बाद तुम में से किसी को भी यहाँ मैं दिखाई ना दूं, मुझे कोई दिखाई ना देगा। आहिल इसे झटके से छोड़ता हुआ बोला। कैप्टन कॉलर दुरुस्त करता चल दिया। आहिल चेहरे पर हाथ रख के खुद को रोने से बाज रख रहा था। दानी कहाँ चली गई हो तुम? मैं फिर से तुमसे गाफिल हो गया। आहिल के हाथ नम हो रहे थे। जुबैर टांग पर टांग चढ़ाए डॉक्टर कुदसिया के ड्राइंग रूम में बैठा यह मंजर देख रहा था। वैसे मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, एक की खातिर कितने लोग जान से गए। जुबैर स्क्रीन को देखते हुए बोले। अब इस सब का क्या फायदा? डॉक्टर कुदसिया तीखे तेवर लिए बोली। डर, जुबैर ने देखता हुआ बोला। अब तो वो दानी को बिल्कुल भी निकलने नहीं देगा, अहमक। डॉक्टर कुदसिया को इसकी अकल पर शुबा हुआ। हो सकता है दानीन बेचारी भी इस हादसे की लपेट में आ गई हो। वो चेहरे पर मजलूमियत सजाए बोल रहे थे। डॉक्टर कुदसिया सर झटकती कॉफी पीने लगी। आयजा वापस नहीं आई? जुबैर ने मौजू तब्दील किया। नहीं, फोन भी बंद कर रखा है, बेवकूफ लड़की ने इस आहिल हयात की बातों में आकर। डॉक्टर कुदसिया कोफत से बोली। तो आपने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? जुबैर को हैरत हुई। कुत्तों की तरह मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह जाने कौन से बिल में छुपकर बैठी हुई है। मुझे तो दिन रात उसी की फिक्र खाई जा रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ। मुतफक्कर सी बोली। लाउंज में पड़ा फोन रिंग कर रहा था। मुलाजिम आस पास देखने लगा। ना सर है घर पर, ना ही मैडम। लैंडलाइन पर हम किसी का फोन उठाते हैं। कुछ सोचकर उसने फोन उठा लिया। जी कौन? ये आहिल हयात का नंबर है। मुकाबिल तेज तेज बोल रहा था। जी आप कौन? मुझे आहिल हयात से बात करनी है अभी, लेकिन सर तो घर पर नहीं है। आप दोबारा फोन कर लेना। ठीक है, मैं दोबारा फोन कर लूंगा, लेकिन तुम अपने सर को बता देना कि इनके लिए फोन आया था। और याद रहे, ये कहना मत भूलना कि निहायत अहम है इनके लिए जो बात मैं करना चाहता हूँ। जी सर, मैं कह दूंगा। दूसरी जाने से बिना कुछ कहे फोन बंद हो गया। वो शाने चुकाता हुआ अपने काम को चल दिया। शहर में जगह जगह नाकाबंदी लगा रखी थी। हसास इलाकों में आर्मी एहलकार तैनात थे। अनम शशतर सी इस न्यूज को देख रही थी। ये तो दानिन की यूनी है। वो मुंह पर हाथ रख के स्क्रीन को देख रही थी। ओह माय गॉड, दानिन को तो कुछ नहीं हो गया। अनम बोलती हुई नंबर डायल करने लगी। दानिन फोन उठाओ, बेल जा रही थी, लेकिन उसने अटेंड नहीं की। अनम कुछ सोचकर आहिल का नंबर मिलाने लगी, लेकिन वहां से भी नाकामी हुई। हाँ, रफीक का मिलाती हूँ। अनम फोन कान से लगाए मुंतजिर थी। स्पीकर पर रफीक की आवाज उभरी। हेलो रफीक, दानिन कहाँ है? मैं उसे फोन कर रही थी, वो ठीक है? अनम फिक्रमंदी से बोली। मैम अभी तक दानिन मैडम का तो मालूम नहीं हो सका। मैं किसी काम के लिए शहर से दूर आया हूँ, सर ढूंढ रहे हैं उन्हें। अनम ने अच्छा कहकर फोन बंद कर दिया। अल्लाह करे दानीन ठीक हो। अनम के लबों से बेसाख्ता दुआ निकली। आहिल पागलों की तरह यूनी में घूम रहा था, लेकिन दानी का कुछ मालूम ना हो सका। वो चलता हुआ यूनी के अकबी हिस्से में आ गया। आहिल को गार्ड दिखाई दिया। आहिल लंबे लंबे डग भरता उस तक पहुंचा और उसे गिरेबान से पकड़ लिया। दानी कहाँ है? आहिल की आंखों में शोले भड़क रहे थे। सर वो मैडम, उसने अपने अकब में इशारा किया। दानी मलबे पर बैठी पानी पी रही थी। दानी, आहिल ने उसे पुकारा। आहिल की हालत ऐसी थी मानो किसी ने तपते सहरा में पानी की बूंद पिला दी हो, मानो रुका हुआ सांस बहाल हुआ हो। दानी चेहरा मोड़कर उसे देखती हुई खड़ी हो गई। नम आंखों से आहिल को देखती हुई वो उसकी जानिब आई और आहिल के सीने से लग गई। तो इतनी देर से क्यों आए हो? दानी यश्क बहाती हुई बोली। दानी के आंसू आहिल की शर्ट में जज्ब हो रहे थे।